हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनुक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 10 का साइंस का अंशाल्प चल रहा था, जिसमें आप लोगों का जीव विज्ञान का साइंस में सेट नंबर 5 तक बता दिए गए थे। आज आप लोगों के लिए लाए हैं सेट नंबर 6 2024 का 824 IU। तो आइए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही वही ऑप्शन सही लिखा गया है। तो इसमें इनमें से सभी दिया है। तो ऑप्शन जो सेट नंबर 824 IU में जो दिया गया था उसमें दिया गया था CO2 तथा जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या है सभी, यानी स्वपोषी पोषण के लिए सभी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन। तो उसमें 3 जंत हार्मोन दिए गए थे, एक क्या दिया गया था, पादप हार्मोन दिए गए थे। तो इसका क्या सही है, एक साइटोकाइनिन सही है। परागकोश में होते हैं, आप पिछले वीडियो में देखेंगे परागकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता, तो आप सभी जानते हैं प्लेन एरिया में होता है। क्योंकि अब सेट में रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग जो सेट में सॉल्व कर चुके हैं वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दूध तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं उत्पादक का कार्य कौन करता है, हरे पेड़ पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया। तो इनमें से सभी। तो मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण चुने थे, उन 7 विपर्यासी लक्षणों में 3 दिए गए थे। तो इनमें से क्या है, सभी सही है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है कायिक परिवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्रों के माध्यम से इनका वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कायिक परिवर्धन। तो कायिक परिवर्धन आप जानते हैं, कायिक परिवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक परिवर्धन होता है और एक क्या होता है, कृत्रिम कायिक परिवर्धन होता है। तो उन्हीं परिवर्धनों के बारे में लिखना है। तो आप देखेंगे कायिक परिवर्धन, कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का प्रयोग किया जाता है। कायिक परिवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग रूपांतरित भाग मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है। इसके निम्न भाग हैं, यानी कायिक परिवर्धन क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग द्वारा प्राकृतिक परिवर्धन होते हैं, जिससे जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जड़ों द्वारा, जिन जड़ों में भोजन संचय होता तथा अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिकाएं नए पादपों का निर्माण कर लेती हैं, जैसे शकरकंद, पुदीना। पत्तियों द्वारा आप देख सकते हैं, पत्तियों द्वारा, पत्ती द्वारा भी क्या होता है, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन होता है, जैसे ब्रायोफिल्म होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर क्या होता है, पत्तियों के सिरों पर क्या होता है, कच्छत कलिकाएं पाई जाती हैं। वो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, अंकुरित करके नए पादप शरीर का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ऐसे तने द्वारा होता है। अब इसमें आप देखेंगे कृत्रिम कायिक परिवर्धन, मानव द्वारा पादप में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक परिवर्धन कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कलम लगाना होता है, गुटी बांधना होता है, रोपड़ होता है, दाब लगाना होता है। आप दाब लगाना जानते हैं, नींबू में होता है। रोपड़ और कलम लगाना आप लोग बताएंगे। गुटी बांधना आप लोग जानते हैं कि जैसे एक पौधा होता है, पौधे के शरीर के क्या होते हैं, एक ऊपर टहनी होती है और इस छिलके को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं तो इसको बांध देते हैं, ऊपर घड़ा बांध देते हैं और घड़े से एक रस्सी लगा देते हैं, इससे बूंद बूंद पानी आता रहता है। कुछ अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं, नए पौधे यहाँ से काट कर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें आप लोग कलम लगाना, गोटी बांधना, रोपड़, दाब लगाना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं इसका सोल्यूशन दूसरे वीडियो में दे दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से CO2 और H2O के संयोग से ग्लूकोज आदि कार्बोहाइड्रेट के बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जैसे CO2 है प्लस जल है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन और जल बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थलीय पौधों CO2 बाह्य वातावरण से लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली CO2 को ग्रहण करते हैं। अगला है मानव हृदय पर टिप्पणी लिखना था। मानव हृदय अत्यंत कोमल, मांसल तथा मुट्ठी के आकार जैसी संरचना है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर तथा सकरा भाग पीछे की ओर तथा बाईं तरफ झुका रहता है।
हृदयावरण या पेरिकार्डियम से निर्मित एक दोहरी झिल्ली है जो हृदय के चारों ओर से आच्छादित रहती है। दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियम गुहा कहलाती है। इसका मुख्य कार्य हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखना। मनुष्य के हृदय में 4 वैष्म होते हैं, दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, आर्किल होते हैं। दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुसचाप में जाता है परंतु वापस लौटता नहीं है। फुफ्फुसचाप आगे की ओर दाईं और बाईं धमनियों में से बह जाती है। दाएं निलय के अग्रभाग में महाधमनी निकलती है जो दाएं अलिंद के अग्रभाग महाशिरा में खुलती है, जो अशुद्ध रक्त को दाएं फुफ्फुस महाशिरा में ले जाती है, जिससे यह शुद्ध रक्त फेफड़े में लाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है पृथ्वी के लिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आप सभी जानते हैं जो ओजोन परत वायुमंडल में भू सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन गैस का एक सघन स्तर पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। वायुमंडल के समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन बनती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। मनुष्य में इन किरणों के कारण त्वचा संबंधी रोग या त्वचा कैंसर आदि बीमारियां होने लगी हैं। इसी तरह पेड़ पौधे पूरे पारतंत्र में रहने वाले जीव जंतु पर ओजोन के परत के अच्छे होने के कारण अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन की परत पतली होती जा रही है जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा CFC का अत्यधिक उपयोग है। इनमें फ्रेयान सबसे अधिक घातक CFC गैस है जिसका प्रयोग प्रशीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे में होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण आपको पिछले वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि लिंग निर्धारण क्या होता है। तो आप लोग वो क्वेश्चन लिखे हैं तो उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पहला टिप्पणी लिंग निर्धारण पर हो ही गया। अब आप आते हैं दूसरा टिप्पणी है मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम आप जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों एवं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। नंबर 1 क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यह कह रहा है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो दोनों लक्षण प्रदर्शित करते तो हैं, लेकिन जैसे जो प्रभावी लक्षण का जीन, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से जब संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। यही क्या प्रभाविता का नियम है। तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। एग्जाम्पल है जैसे पौधों की लंबाई, लंबा और बौना। लंबा से कैपिटल टी, बौना से स्मॉल टी आता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो पौधा क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। अगला नियम दिए थे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। आप देखते हैं कारक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। यहाँ पर प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों हैं। जब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये क्या हो, जब कारक युग्मक बना तो कैपिटल टी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, स्मॉल टी पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसलिए इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब आप जानते हैं इसे जब संकरण कराया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब संकरण कराया जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आप जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर शुद्ध भी बनेंगे, सामान्य भी बनेंगे और शुद्ध बौने भी बनेंगे। इस तरीके से क्या होता है? पृथक्करण का नियम होता है। फ्रेंड्स, तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यह है एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल
अलग लक्षण है, पीला अलग लक्षण है। यानी लक्षण क्या आप देख रहे हैं, तो जो होता है बीज का आकार क्या होता है, गोल होता है, बीज का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो गोल का अप्रभावी क्या होता है, झुर्रीदार होता है, पीला का अप्रभावी क्या होता है, हरा होता है। तो कैपिटल आर, पीला का कैपिटल वाई, उसी का ये क्या है, स्मॉल है, और ये स्मॉल वाई है। अब देखिए इससे युग्मक बने कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे युग्मक बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब दोनों एक साथ उपस्थित हुए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए दोनों लक्षणों के जिन एक साथ उपस्थित हैं, ये अलग लक्षण है, ये अलग लक्षण है, लेकिन इस लक्षण का जिन ना इसको प्रभावित कर रहा है, ना इस लक्षण का जिन इसको प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या स्वतंत्र अभिवहन का नियम है। इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को सेट नंबर 6/8/2824 आईओ समाप्त हो रहा है। आप लोगों को इस 2024 का लास्ट सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।